स्वागत अभिनंदन। अब ताऊ जी, ताई जी कनिका जी और ताऊ जी हमारे एमपी साहब और साथ में सुपुत्र सुपुत्री आसू जी और दिया। हाँ, मैं तालियां रोकनी नहीं चाहिए आप रे। ताऊ जी, ताई जी और आंसू और दिया सुपुत्र सुपुत्री के द्वारा लेफ्टिनेंट प्रतीक बेनीवाल का सम्मान। क्या बात है। आभार ताऊ जी, ताई जी का और आंसू और दिया का। बहुत बहुत आभार। चरंग साहब स्वागत करें। कर्नल चरंग साहब, रमाकांत जी मुंडवा चेयरमैन, दोनों ऊपर आ जाएं। चेयरमैन साहब स्वागत करें। रमाकांत जी, चरंग साहब के द्वारा स्वागत अभिनंदन। चेयरमैन साहब, रमाकांत जी पधारें और सुभाष जी कंदोई पधारो साहब, स्वागत करो। डॉक्टर प्रवीण जी प्रजापत, कैलाश जी प्रजापत, राम जीवन जी पधारें। राम जीवन जी, चाचा नरपत जी स्टेज पे पधारें। चाचा जी सुखराम जी, ताऊ जी, ताऊ जी सुखराम जी स्टेज पे पधारें। भाई महावीर जी बेनीवाल स्टेज पे पधारें। डॉक्टर प्रवीण जी प्रजापत, कैलाश जी प्रजापत के द्वारा स्वागत अभिनंदन। चाचा जी पधारें। भाई मुंडवा चेयरमैन साहब, कंदोई साहब और रमाकांत जी शर्मा का स्वागत अभिनंदन।
सुभाष जी कंदोई, चेयरमैन मुंडवा। मैं नारायण जी बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा आपका स्वागत करें, साथ ही रमाकांत जी का भी स्वागत करें। सुभाष जी, सुभाष जी का स्वागत, चेयरमैन मुंडवा। रमाकांत जी का स्वागत करें। नारायण जी बेनीवाल साहब से निवेदन। रमाकांत जी, रमाकांत जी बच्चे को आशीर्वाद दें। प्रतीक जी, लेफ्टिनेंट। राम जीवन जी, चाचा जी स्वागत कर रहे हैं। चरण सिंह जी स्वागत करें। राम जीवन जी बेनीवाल साहब, रसद विभाग नागौर। ताऊ जी बाबूलाल जी, ताऊ जी बाबूलाल जी पधारे, स्वागत करें लेफ्टिनेंट साहब का। ताऊ जी बाबूलाल जी स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद स्वरूप। श्री कृष्णा राम जी से निवेदन, आगे की कतार में आ जाएं यहाँ। चाचा जी कृष्णा राम जी आगे पधारें। प्रतीक जी से निवेदन रहेगा वहां जाकर आप उनसे आशीर्वाद लें। चाचा जी पधारो। थोड़ी जगह बढ़ो, आउट दो। प्रतीक जी आशीर्वाद लें। चाची जी सरिता जी, सरिता चाची जी पधारो, स्वागत करो। साथ में बहन गीत और छोटा भाई दक्ष वो भी आए। चाचा जी ओम प्रकाश जी और जयपाल जी पधारें, स्वागत करें। चाचा जी ओम प्रकाश जी, जयपाल जी पधारें, और नरेंद्र। और नरेंद्र।
नरेंद्र जी, ओम प्रकाश जी और जयपाल जी, स्वागत करें। प्रतीक की दो भाभियां, सुशीला जी और रेणु जी पधारें, स्वागत करें। और साथ में बच्चे भी आ जाएं, छोटे छोटे सभी बच्चे आ जाएं। चाचा के स्वागत के लिए पलक पावड़ा बिछाए तो पधारो। कार्तिक, समीर, हनी, मनी, सब जितने भी नाम हैं बोलिया जो क्या माफ कर जो, जितना भी नाम बोले सब पधारो, स्वागत करो। हनी मनी, करो स्वागत। नाथुराम जी डिडेल, शीतला माता मंदिर, मानासर, पधारो। ये साथ में है, बच्ची लेकर आई है। कलेक्टर साहब श्री चंपालाल जी जिनकर हमारे बीच में पधारे हैं। आपका बेनीवाल परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं सर, पधारो, स्वागत है आप लोग। लेफ्टिनेंट का स्वागत माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा। ये बच्चा ने पिछाड़ोगे और लिफाफो भी साथ में ले रहा है। नथुराम जी डिडेल, मानासर, शीतला माता मंदिर। कोई परिवार के वो इधर आ जाए माइक के पास। टाबरिया नहीं, मत छोड़ो। हाँ सर, आएगी आएगी, बिल्कुल पता रही है सर। वर्दी की शान में सिर झुक जाता है, तिरंगे को देखकर दिल भर आता है। आज लेफ्टिनेंट बनकर जो खड़ा है वीर प्रतीक, उस पर पूरा हिंदुस्तान गर्व जताता है। मैं नारायण जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा, माननीय कलेक्टर साहब का स्वागत करें। नारायण जी बेनीवाल साहब स्वागत करें कलेक्टर साहब का, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत बेनीवाल परिवार की ओर से। स्वागत, अभिनंदन। अब मैं प्रतीक के मम्मी पापा से निवेदन करूंगा, प्रतीक लेफ्टिनेंट साहब का आशीर्वाद दें प्रतीक को। प्रतीक के मम्मी जी
श्रीमती सुमेश जी बेनीवाल, आप कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं। और नारायण जी बड़े भाई साहब से मेरा निवेदन रहेगा, आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और साथ ही आप अपनी तरफ से बेटे को आशीर्वाद दें जोरदार तालियों के साथ। लहू में जोश है, आंखों में अरमान है, आज एक सपूत बना हिंदुस्तान की शान है। लेफ्टिनेंट बनकर उठी है उसकी पहली सलामी, इस सलामी में पूरे देश का सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है। बेटा रो लाड कोड करे है मम्मी पापा, हमें तालियां नहीं रुकनी चाहिए आप री। अभिनंदन, स्वागत। साथ में ताऊ जी, ताई जी, कनिका जी स्टेज पे पधारे। ताऊ जी, ताई जी भी शामिल हों। हमें तालियां नहीं रोकनी चाहिए आप, बिल्कुल ही। धन्यवाद। बेटा रो लाड कोड मम्मी पापा की तरफ हूं। मनदीप जी, राकेश जी, दोनों जीजा जी स्टेज पे पधारे। मनदीप जी, राकेश जी, दोनों जीजा जी, मेरा निवेदन कृपया स्टेज पे पधारे। स्वागत करें लेफ्टिनेंट साहब का। कमलेश जी बिश्नोई और उर्मिला जी, मारो निवेदन, स्वागत करो सब। कमलेश जी बिश्नोई और उर्मिला जी से मेरा सादर निवेदन, कृपया स्टेज पे पधारें। श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी हमारे बीच में पधारे हैं, पूर्व एमएलए मेड़ता। आप स्वागत है, अभिनंदन है बेनीवाल परिवार में। एमएलए साहब पधारो। श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी, पूर्व एमएलए मेड़ता हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। लेफ्टिनेंट साहब स्वागत करो साहब। इंदिरा जी, पूर्व एमएलए मेड़ता, आप स्वागत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब रो। रेसल जी, रेसल जी पधारो, स्वागत है आप रो बेनीवाल परिवार में। मैं नारायण जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा, इंदिरा देवी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इंदिरा देवी जी पधारें, बेनीवाल जी से मेरा अनुरोध, स्वागत करें। कमलेश जी, उर्मिला जी स्वागत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब का। उधर चले गए।
मैं निवेदन करूंगा नारायण जी बेनीवाल जी से इंदिरा देवी जी का स्वागत करें। परमाराम जी जाखड़ और लिचमा जी पधारो, स्वागत है आप लोग। इंदिरा देवी जी का स्वागत कर रहे हैं नारायण जी बेनीवाल, परमा देवी जी, परमाराम जी और लिचमी जी, लिचमा जी पधारें, स्वागत है आपका बेनीवाल परिवार की ओर से। श्री परमाराम जी जाखड़ और लिचमा जी। ठीक है, एक बार ही आ जाएं परमाराम जी। प्रमुख साहब के प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहन जी, मैं निवेदन करूंगा वो स्टेज पे पधारे। प्रमुख साहब के प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं। और एक मेरा निवेदन है, उम्मेद देवासी जो कि पशुधन सहायक है वो पधारे। प्रतीक लेफ्टिनेंट आप में इनके साथ में रहकर, इनका भी पशुधन सहायक में सिलेक्शन हुआ है। प्रतीक से इन्होंने कुछ प्रेरणाएं हासिल की तो आपका पशुधन सहायक में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, सारा घर का कामकाज ये करके और बड़ी मेहनत के साथ में प्रतीक के साथ निभाया। लेफ्टिनेंट में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उम्मेद देवासी पधार, जो जयपुर में इनके साथ में रहकर तैयारी कर रहे थे, तो आपने इनसे प्रेरणा लेकर आपका पशुधन सहायक में सिलेक्शन हो गया। उम्मेद देवासी। उम्मेद देवासी, जिनका हमारे हरदिल अजीज एमपी साहब भी अभिनंदन कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। उम्मेद देवासी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो बड़ी खुशी की बात है। उम्मेद देवासी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने प्रतीक से प्रेरणा ली और प्रतीक के साथ में रहकर इन्होंने इनका साथ निभाया, बड़ी खुशी की बात है। जोरदार तालियां हो जाएं। प्रमुख साहब के प्रतिनिधि के रूप में स्वागत, अभिनंदन। जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं वही देश की हिफाजत का जिम्मा रखते हैं। आज लेफ्टिनेंट बनकर जो निकला है प्रतीक मैदान में, वो सीने में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं, पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा लेफ्टिनेंट प्रतीक बेनीवाल से वो माइक्रोफोन पे पधारें और आज के इस मौके पर आप हिवड़ेरी बात के हुए अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां हो जाएं लेफ्टिनेंट साहब के लिए, जोरदार। पहले तो यहाँ सभी पधारे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे घर परिवार के सभी सदस्य, आदरणीय ताऊ जी, हनुमान जी बेनीवाल, दादी जी, पिताजी, माताजी, सभी ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी, मौसी, नानी माँ, सभी मेरे
परिवार के सदस्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की शाम का आप समय निकाल। चार धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो दादी जी मेरे, उनका मैं लाडका रहा हमेशा से। बाहर पढ़ता था तो कभी कभार आता था यहाँ पे, तो दादी जी हमेशा लाड करता, और मन स्पेशल एक ही चीज़ कहता कि बेटा थारा ताऊ जी और पापा जी तो राजनीति में पूरे दिन फिरे, रात ने कद आवे कद सोए की ठाक होनी है, तो तू बेटा पढ़ ले, कोई नौकरी वोकरी लाग जाए जना मन बढ़िया लागी। तो मुझे हमेशा से वो चीज़ लगती थी कि क्या मैं उनका सपना पूरा कर पाऊंगा। तो ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ईश्वर का कि उनका सपना मैंने पूरा करा और मैं नौकरी लगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी माता जी का। एक जो पढ़ाई की नींव उनमें उन्होंने मुझ में डाली, वो बचपन में ही उन्होंने मेरे में एक नींव डाल दी थी। उनको मैं देखा 10-12 साल उन्होंने कड़ी तपस्या से उनका सिलेक्शन हुआ आरएएस की परीक्षा में। 4-5 बार वो इंटरव्यू तक जाते और वापस आते, तो कभी उनके शक्ल पे मैंने कभी हार का चिन्ह नहीं देखा। उन्होंने हमेशा मेरी प्रेरणा वो बने, और मेरे जैसे शरारती बच्चे के साथ, सरोज मैम जानते हैं, तो मेरे जैसे शरारती बच्चे को संभालना और साथ में पढ़ाई करना ही बहुत हार्ड काम था। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी परवरिश दी, उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। मेरे पिताजी, उनका ही मैं धन्यवाद दूंगा। बचपन में बहुत लाड प्यार दिया, पर उसके बाद जैसे कि हमारी एकेडमी में कर्नल साहब जानते हैं एडजुटेंट होता है, तो दंडपाल जो होता है तो उसका थोड़ा खौफ होता है, तो वैसे ही पिता का हमेशा खौफ रहा, और उन्होंने हमेशा मुझे एक सही रहा पकड़ाई। जब भी मैं राह से भटका, जैसे कि अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, तो मुझे वापस खींच के लाते थे। और मैं कभी कभार जिद भी करता था 10वीं 12वीं में कि पापा गाड़ी दिलाओ, कार दिलाओ, तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा इस काबिल बनो कि एक दिन आपका हम स्वागत करेंगे और अच्छे से गाड़ियों के साथ करेंगे, और सरकार आपको जरूर गाड़ी देगी। तो इसका भी मैं बहुत आभारी हूँ। आदरणीय ताऊ जी, हमेशा ताऊ जी मारो लाड राखता, तो जब भी आते थे गांव या कहीं, तो मेरे को रात में उठा लेते थे कि इससे बात करनी है, और रजाई में मुझे बिठा के रात रात भर और मेरे से बातें करते थे। और मेरे ही नहीं, ताऊ जी पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए सिखाया है, पढ़ाई करने, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं वो उन्होंने सिखाया है। इनका भी जो डिसिप्लिन है अपने काम को लेके, कि जिस दिन मैं यहाँ आया था तो इनकी लोकसभा चल रही थी और यहाँ बहुत शादियाँ थी, उसके बाद भी ताऊ जी अपने काम को लेके जो सीरियस हैं, यही मैं चाहूँगा कि सब लोग इनसे सीखें, और ये पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है, मेरे लिए भी प्रेरणा है। ताऊ जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो सेना में ठीक रहता, तो ताऊ जी का सपना मैंने शायद कहीं पूरा करा हो, तो उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ भगवान का। आप सभी ने जो प्यार प्रेम दिखाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो युवा साथियाँ आए हैं उनसे मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अपने जो लक्ष्य हैं उनको लेके आप अडिग रहिए। हार का सामना बहुत बार करना पड़ता है जिंदगी में, पर उससे आप सीखें, आगे बढ़ें, और दुनिया में इधर उधर मत देखें कि कौन मजे कर रहा है, कौन घूम रहा है, किसके पास बड़ी गाड़ी है। सबका अपना अपना अलग राह है, अपनी अलग मेहनत है, उस पर आप लगे रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें आपने बताई, आपने अपने उदाहरण हमारे सामने पेश किए। एक बार लेफ्टिनेंट प्रतीक के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कहते हैं कि जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं वही देश की हिफाजत का जिम्मा रखते हैं। आज लेफ्टिनेंट बनकर जो निकला है मैदान में प्रतीक, वो सीने में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं, पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रतीक के पापा जी श्री नारायण जी बेनीवाल साहब वो माइक्रोफोन पे पधारें और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। जोरदार तालियां हो जाए। मैं वीर तेजा संस्थान के अध्यक्ष सुखराम जी खुड़गुड़िया बैठे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा ऊपर पधारें। आप उस टाइम भूल गए थे स्वागत वाले कार्यक्रम में, आप ऊपर पधारें। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में मंच में विराजमान परम आदरणीय एमपी साहब, मेड़ता की पूर्व विधायिका बहन इंदिरा जी, मेरी माता जी मोनी देवी जी, चाची जी
और मंच पे विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक छोटे से बुलावे पे बेटे को दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए आप बहुत दूर दूर से पधारे हैं। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं। आज का क्षण मेरे लिए बड़े गौरव का क्षण है। कहते हैं कि जब पिता की जूती जो है वो भी उसका नाप यदि बेटे के पांव में बराबर आ जाए तभी ऐसा लगता है कि कंधे से आधी जिम्मेदारी जो है वो उतर गई। आज बेटे प्रतीक के लेफ्टिनेंट बनने पे मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। मैं ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे परिवार पे जो आशीर्वाद दिया। आज का कार्यक्रम लेफ्टिनेंट प्रतीक के जो ये लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार घर आया और बड़ी इच्छा इसलिए थी कि जो परिवार के अन्य बच्चे जो हैं इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। अभी परसों घर पे एक छोटा सा कार्यक्रम था, मैंने सारी बात वहां भी बताई। आज सब लोग आप रिश्तेदार और बहुत दूर दूर से जो वेल विशर हैं आप प्रतीक को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं। मैं युवाओं से इतना ही निवेदन करूंगा, प्रतीक की जब शरारत की बात आई, अभी क्योंकि झूठी यदि तारीफ भी कर देंगे तो जो इसको जानते हैं मुस्कुराएंगे। अभी प्रतीक की जब शराफत की बात आई तो एक तो मैडम धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और ये एक छोटी बहन बैठी पिचकिया जी की बेटी ये धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। क्योंकि हम तो जब भी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाते थे तो यही मिलता था कि बच्चा बड़ा शैतान है। क्योंकि आजकल के जो स्कूल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कई बच्चों में एनर्जी ज्यादा उठती है, उसमें कौन सा पोटेंशियल होता है। लेकिन मैं एक चीज आपसे जो अभिभावक बैठे हैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बेटे के मन मस्तिष्क को भी आप पढ़ने का प्रयास करें। मेरी इसको 12th के बाद 10th के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि एक डॉक्टर का क्रेज हमारी नजरों में अलग था। क्योंकि हम उस टाइम ने तो सेना से इतने वाकिफ थे न दूसरे, वो या तो डॉक्टर बने या फिर सिविल सर्विस के अंदर जाए बेटा मेरा। मैंने इसको साइंस बायोलॉजी दिलाई, लेकिन जब ये एलन इंस्टीट्यूट में जाके आया पहले दिन ही तो बोला पापा आपकी तो बड़ी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं बेल्ट की नौकरी करना चाहता हूं, या मैं आईपीएस बनूंगा या सेना के अंदर जाऊंगा। वो इसकी बात मुझे आज भी याद है। एक साल इसने बायोलॉजी लेके पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि सही बात है कि बेटे की इच्छा अलग है, हम इस पे जबरदस्ती कुछ थोप रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा जो तेरी इच्छा है वो पढ़। फिर इसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बीए किया सेंट जेवियर स्कूल से, और यूपीएससी के एग्जाम में 1-2 नंबर से पीछे रह गया। और सीडीएस का जब एग्जाम आया, एक दो हमारे कर्नल मित्र भी हैं पुराने, उन लोगों से भी जब बेटे को कभी 1-2 बार मिलना हुआ, और मैंने इस बार पासिंग आउट परेड जब बच्चे की हुई तब मैंने सेना के सिस्टम के बारे में समझा। मैं ये कह रहा हूं सबसे अनुशासित और जो गौरव की जो नौकरी है, हमारे 2 कर्नल साहब मंच में विराजमान है। मैंने जब पीओपी देखी और वहां का सिस्टम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भारत के अंदर यदि वास्तव में अनुशासन की यदि हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फौज के अंदर ही है। तब बच्चे को भी इंस्पायरेशन मिला और सीडीएस के एग्जाम में पहले ही प्रयास में इसको 29वीं रैंक मिली। मैं जो अभिभावक बैठे हैं आप सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आज हमने शिक्षा का जो स्तर जो है, हमने शिक्षा को सिर्फ सरकारी नौकरी का एक माध्यम बना के छोड़ दिया। बच्चे के अंदर स्किल क्या है, वो क्या करना चाहता है। मैंने हनुमान जी के शिक्षा के पीछे पीछे ही मैं चला। हम 2 साल स्कूल में जूनियर था मैं, फिर यूनिवर्सिटी में जूनियर था। इनकी भी बड़ी इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनाने की, और हम लोगों ने प्रयास भी किए। मैंने साइंस बायोलॉजी से बीएससी किया, फिर एमबीए के अंदर एडमिशन लिया, लेकिन भगवान को कुछ मंजूर था। लेकिन मैं और हनुमान जी जब भी कभी माता जी के पास जाते हैं तो एक बात वो जरूर कहते हैं
बेटा थाने पढ़ेगा गणाया जो और नहीं तो मास्टर लाग जाता था छोकरो। मतलब हनुमान जी की जो जीवन शैली है, आप देखिए ये परम पिता परमेश्वर आप सबका आशीर्वाद है कि हनुमान जी का नाम बहुत बड़ा है। अभी हम केरल के अंदर गए, फरवरी लास्ट जो ईयर था, तो हमें केरल के तट पे, क्योंकि वहां अधिकतर लोग वो थोड़ा उनका रंग के हिसाब से विभाजित कर लेते हैं, ये उत्तर भारतीय और ये दक्षिण भारतीय। तो उन्होंने, वो हरियाणा के थे, वो राजपूतों के का नौजवान था, वो चल के हमारे पास आया, बोले आप कहाँ से हैं? मैंने कहा राजस्थान से। राजस्थान में? मैंने कहा नागौर से। क्यों हो? वहां तो हनुमान जी के इलाके से हैं, हनुमान जी मेरे खास है। तो मैंने थोड़ी सी चुटकी ली, मैंने कहा यार हमारा भी कभी परिचय करा देना हनुमान जी से। मतलब ये जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद है, ये सब आपकी बदौलत, और सबसे बड़ी इनकी जो कठिन तपस्या है। मैं ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करूंगा, बड़े भाई हैं, लेकिन मैंने इनका जो जज्बा जो है अपने काम के प्रति, इनका जो दृढ़ निश्चय जो है वो देखा है, और उसी के फलस्वरूप आज देश विदेश में कहीं भी, वरना तो एमएलए और एमपी को उनकी लोकसभा और विधानसभा से बाहर नहीं जानते लोग। आज देश में किसी कोने में आप लोग चले जाओ और नागौर का नाम लेते ही वो सारी बातें ऐसी कहेगा जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हम उस परिवार का हिस्सा हैं। मैं दादी जी प्रति की, मेरी माता जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज लंबे समय से कभी परिवार पर विकट परिस्थितियां में हमारी आई, लेकिन एक मजबूत औरत जिसे कहते हैं, उस रूप में हमेशा इन्होंने हमें पूरा आशीर्वाद दिया। मैं आप सब पधारे, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है, आज बेनीवाल परिवार में सभी लोग एक साथ एक ही मंच पर, एक ही जाजम पर इकट्ठे हुए हैं। इस परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, मेरा अनुरोध है। मैं निवेदन करूंगा श्री सुखराम जी खुड़कुड़िया साहब, वीर तेजा संस्थान खरनाल से, मैं निवेदन करूंगा पधारें, और मैं नारायण जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा आपका अभिनंदन स्वागत करें। सुख जी खुड़कुड़िया साहब, श्री सुखराम जी खुड़कुड़िया लेफ्टिनेंट प्रतीक का सम्मान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसके बाद मैं नारायण जी बेनीवाल जी से निवेदन, आप स्वागत कर रहे हैं खुड़कुड़िया साहब का। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो हमारे बीच, हमारे हर दिल अजीज किसानों, गरीबों के मसीहा, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जो दूसरों के लिए दीपक बनकर जलते हैं, वही समाज में उजाले के प्रतीक बनते हैं। नाम उनका ही आदर से लिया जाता है, जो सेवा से दिलों में जगह बनाते हैं। माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मेरा निवेदन, माइक्रोफोन पे पधारें और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। शख्सियत वही बड़ी होती है जिसके काम बड़े होते हैं, नाम उसका ही रोशन होता है जिसके इरादे खरे होते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। सबसे पहले तो छोटे भाई खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, जिनके पुत्र प्रतीक का सेना के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुआ, इस मौके पर खींवसर नागौर सहित बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं कर पाए। प्रतीक को वापस जाना था और आप सब आशीर्वाद देने पधारे, जो हमेशा परिवार के साथ आप जुड़े रहते हैं। प्रतीक ने जो सफलता हासिल की, निश्चित रूप से राजनीति के अंदर आप लोग हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहे। 16-17 चुनाव मेरे परिवार ने लड़े एमएलए एमपी के, और 9 चुनाव हमने जीते। एक चुनाव नहीं लड़ पाए, पिताजी भी चले गए, मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया। विकट परिस्थितियों के दौर से इस नागौर के लोगों ने मेरा साथ दिया,
और मैं उस जमाने को जब याद करता हूँ 1998 के दौर को, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे समाज के बहुत कम लोग जाते थे, जाते भी नहीं थे। उस समय जयपुर के आसपास के इलाके से मुझे टिकट दे रहे थे, पिताजी यहाँ से लड़ रहे थे, मैं चाहता तो जयपुर के आसपास टिकट लेके विधायक बन जाता। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता था तो नागौर के बच्चे कम थे और हमेशा शेखावाटी अंचल के बच्चे एक ही बात कहते थे कि आप तो तालाबों का पानी पीते हो, आपके वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, आपके यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। तब मैंने पढ़ लिया था कि मैं नागौर की धरती पे जाऊंगा और जो अंधेरा जिन नेताओं की वजह से नागौर के अंदर हुआ, आप 60 साल पहले अंधेरे आ जाती, एजुकेशन हो जाती, रोजगार लगते, हम कहाँ के कहाँ होते। आज जब बच्चों को देखते हैं, आप देखिए आज यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर बच्चों को देख रहे हैं और जगह देख रहे हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज से लेके चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 10, 12, CBSE, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें नागौर के बच्चे, अब तो हमारे 2 जिले हो गए, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अब तो हमारे बच्चियां बहुत तादाद के अंदर आ रही है। लेकिन फिर भी शेखावाटी अंचल से 20 साल पीछे चल रहे हैं शिक्षा के अंदर। हम क्यों चल रहे हैं आप ये बताएं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जमीन है अगर हमारे समाज के पास कहीं पे है, वो नागौर जिले के अंदर सबसे बड़ी जमीन है। 200, 300, 100, 50, 60, 70, 80 तो सारी जमीन हमारे पास है। लेकिन उपजाऊ जमीन होने के बाद भी अकाल पड़ते थे, ट्यूबवेल नहीं थे, कुएं नहीं थे और लोग अंधेरे में थे। 2 अकाल पड़ते ही माड़वा जाते थे कमा के खाने के लिए। अगर ज्यादातर लोगों ने देखा है बचपन का दौर, और तालाबों का कौन सा पानी हम लोग पीते थे। प्रयास किया, ऐसा नहीं मैं मेरे हाथ में कोई सत्ता रह गई मैंने हाथ कुछ कर दिया, लेकिन मेरे अंदर जुनून था और वो जुनून जो मेरे अंदर 22-21 साल की उम्र से था, मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना, वो तब से लेके विश्वविद्यालय अध्यक्ष के दौर से लेके आज उससे ज्यादा जुनून है मेरे अंदर, 50 पार हो गया। लेकिन जुनून यही है, चाहे लोकसभा के अंदर अकेला ही बैठा रहूं लेकिन लास्ट तक बैठा रहता हूं और ये सोचता हूं कि मेरे जिले के लिए, राजस्थान के लिए, मेरी कौम के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए मैं आवाज बन के इस लोकसभा के अंदर पूरा आधा मिनट भी मिलता है तो मेरे लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ूं और इस प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को मैं बताऊं। ये आप हमेशा आप लोग देख रहे हैं। मैं जब 8 के अंदर विधायक बना तब इस नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कॉलेज थे। थोड़ा एजुकेशन में बोल दूं, एजुकेशन का मामला है। एक नागौर का कॉलेज था, डीडवाना का था, एक कुचामन के अंदर जो विकास समिति ने बनाया कॉलेज वो था, और एक मेड़ता के अंदर भंवर सिंह की डांगावाज ने लंबा संघर्ष किया उस कॉलेज के लिए। मैं उस जमाने के अंदर विश्वविद्यालय में राजनीति करता था, किस तरह मेड़ता में कॉलेज बनाने के लिए तत्पर था। मेड़ता में कॉलेज बना, 4 कॉलेज थे 1913 तक, और 13 में जब निर्दलीय विधायक में बन के गया। अब आप कह दोगे कि आप तो निर्दलीय बने थे, आपकी कैसे चल गई? भैया सरकार में चलाने वाले चाहिए, सबकी चलती है, जो चला के जानता है, चाहे CM PM कोई भी हो, चला लेते हैं अपनी चीजें। और 13 के अंदर जब 14 का बजट था तब सबसे पहले जब कॉलेज की घोषणा हुई, बजट एक किताब के अंदर लिख के दिया जाता है और मुख्यमंत्री पढ़ती है। और वसुंधरा से मेरे क्या रिश्ते थे आप भी जानते हो कि वसुंधरा मुझे देखना भी नहीं चाहती थी राजस्थान के अंदर। विधानसभा के अंदर पहुंच गया था, खींवसर की जनता ने मुझे भारी वोटों में जीता के दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के वहां भेजा था 13 के चुनाव के अंदर। 8 के बाद 13 जब इंडिपेंडेंट लड़ा, तब वसुंधरा जी पढ़ते उसने पढ़ा कि मैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की घोषणा करती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते खींवसर का नाम आ गया उसके अंदर। खींवसर, उसने मेरी तरफ देखा वसुंधरा जी ने कि ये कैसे हो गया, 9 तो बीजेपी के जीते हैं, ये तो मेरे खिलाफ छाती में मूंग दल रहा है, इसने खींवसर में कॉलेज कैसे खोला ली? तो घनश्याम जी तिवारी ऐसे लोग थे शिक्षा के अंदर, और गुलाब जी थे, कुछ लोग रखते थे मेरी। खींवसर में कॉलेज खुल गया, और खींवसर में जब कॉलेज खुला तो बीजेपी के सारे विधायक भागे दूसरे दिन। मैडम जो आपको सबसे ज्यादा गाली देता है उसके वहां कॉलेज खुल गया, तो 2-3 उनके भी खुल गए। अब आप ये बात होती है 14 से, तब 14 से 18 के दौर में 4 कॉलेज के 8-9 हुए। लेकिन 18 के अंदर गहलोत की सरकार थी, मैं सरकार से लड़ रहा था। सरकार गिराना के अंदर भी आपको पता है कि मैं किस जगह खड़ा था। मैंने ये भी कहा था गहलोत ने पायलट CM बनना चाहिए, मैंने कहा था दोनों में ये होना चाहिए। लेकिन लास्ट का जो दौर था 19, 20, 21, 22, 23, 19 में MP बन के चला गया। 20 कॉलेज 5 साल 7 साल के अंदर 20 कॉलेज एक्स्ट्रा करके आज
नागौर जो बड़ा जिला हमारा संसदीय क्षेत्र है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 25 के आसपास है। कितनी? 25। जो 52 से लेके जिनके हाथ में राजनीतिक ताकत थी, देश था, जो लोगों को गुमराह करते थे, सर्किट हाउस में आते थे, मेड़ों में एक भाषण देके भाग जाते थे। लोग कहते साहब क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अरे भाई ठीक है, तीनों दप है को नहीं है, भैंसा गया क्या है, कहाँ भैंसा गया, तो मर गई सारी अकाल के अंदर। कहाँ था? कुछ भी नहीं था भैया, पीने का पानी नहीं था, कॉलेज भी नहीं खोले। हमारी बच्चियां कहाँ जाती पढ़ने के लिए? हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि मैं कॉलेज बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, नई रेलवे लाइनें लाऊंगा, हवाई अड्डे बनेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, केंद्रीय विद्यालय अगर देश के अंदर किसी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा खुले, वो नागौर देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ खुले। अब आप पूछोगे कैसे खुले? ऐसे खुले कि पहले मैं मोदी और अमित शाह के साथ था, तब कागज पास करवा लिए थे, उसके बाद खिलाफ हो गया था। समझ में आ गई तुम्हारे? तब खुले। अब खुल गए तो ले आऊंगा धीरे धीरे, चिंता क्यों कर रहे हो? ये बैठे रमाकांत जी हमारे, बताओ, इन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी हमारे साथ। उस समय इनको कहता था 2003 के दौर में, मैंने कहा आप लोग साथ हो जाओ मेरे, तो मैं नए बार के लोगों को नहीं आने देता। मैंने वो दौर भी देखा कि बार का आदमी मेरे सामने 3 के अंदर जीत के चला गया था, कांग्रेस को मैंने हरा दिया, लेकिन बीजेपी का एक बेरूपिया यहाँ से चुनाव जीत के गया, और जीत के जाने के बाद कहा कि इनसे मुझे क्या मतलब है, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के तो बेल अच्छे होते हैं। ये बात कही, लोग सुन के रहे, वोट दे दिए लोगों ने, बेचारे सुनते रहे और क्या करते हैं। अच्छा क्या आते हैं आपके? कोई जीत के चला जाए और 5 साल आपके पास नहीं है, क्या कर सकते हो आप? कुछ कर सकते हो क्या उसका? कुछ नहीं कर सकते, ये विश्वास नहीं ला सकते। ये हमने यही देखा। 2009 में ज्योति मिर्धा को मैं ही लाया था, इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास बैठे थे, मैंने देखा था उनका जब उनकी जमानत जब्त हुई थी। यहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे, जेतान के अंदर 12,000 वोट लिए, लेखपाल जी ने कब्जा कर लिया था इनके घर पे, पूरे घर पे ही कब्जा कर लिया। तब मुझे तरस आया इस पे, मैं और रूपाराम जी लाए, मैंने कहा कि मैं बीजेपी में वसुंधरा को हराना चाहता हूँ, मैं बीजेपी का विधायक था, बीजेपी नागौर में कैसे हारे? हमने बात की सीएम से, मैंने कहा जिता देंगे कैंडिडेट, हमें कहा आप बताओ, मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। बोले ये हो जाएगी क्या? ये आपके पिताजी के साथ इसके फादर बैठते थे। मैंने कहा इसका मेरा कोई संपर्क नहीं था। मैंने कहा ये ठीक है, काम करेगा दिल्ली के अंदर, तो इसको एमपी बनाया। लेकिन एमपी बनाने के बाद जो हालात जिले के अंदर बने, उसके बाद इंडिया बूथ लेके आ जाए, 1 2 3 4 बार लगातार हराया, जीत के दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं होता कि पार्टी बदल दे, पाले बदल। आपने क्या क्या जिले के अंदर एक पुल बनाया बासनी फाटक पे, उस पुल की वजह से कितने एक्सीडेंट हो गए भाई। ये मानासर का पुलिया जो बना, आप देखोगे इस देश के अंदर पहली बार कोई पुलिया टूट रहा है। ये मेरी जिद और जुनून है, तुड़वाऊंगा पुलिया। ऐसा नेता मिल सकता तुम्हें? पुलिया तुड़वाऊंगा, सही कराऊंगा, और जिन जिन ने गलत काम किया गिरफ्तार करके जेलों में डलाऊंगा अधिकारी। अब सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं भैया, लोग तो मेरी जान के पीछे पड़े। आप देख रहे हो कितनी सुरक्षा दे रखी सरकार ने। सरकार राजी थोड़ी मुझे सुरक्षा देना चाहिए, आगे पीछे एस्कॉर्ट चलती है, गाड़ियां चलती, नाराज है। बीजेपी के लोग कहते हैं हनुमान के साथ इतनी पुलिस क्यों चलती? ले जाओ अपनी पुलिस, मुझे जरूरत नहीं। मेरे साथ तो राजस्थान का नौजवान है, जब निकलता हूँ उधर चलते रहते हैं। लेकिन सरकार की ड्यूटी बन जाती है, एक सांसद की सुरक्षा कहीं न कहीं किसी न किसी नेट पे सरकार करती है। ऐसा कहाँ नेता आपको मिलेगा जो घर आए किसी व्यक्ति को निराश करके नहीं भेजता। आंसू रोते हुए लोग आते हैं, और हंसते हुए मेरे घर से हजारों लोग रोज जाते हैं। ये रोज का ही काम है। ऐसा नहीं कभी आप देखना कि मैं कहूँगा मैं जन सुनवाई करूंगा, 10,000 लोग आएंगे, 5,000 आएंगे, 15,000 आएंगे। यही नागौर में, यही जयपुर में, दिल्ली के अंदर। मैं 19 के अंदर जब जीत के गया सांसद, नागौर की बता दूं आपको, तो मैं ट्रेन के अंदर जाता था शुरू में, तो मैं ट्रेन से जैसे ही उतरता 6 बजे, तो पीछे लड़के दौड़ते 20, 30, 50, 100। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम लोकसभा देखना है। क्यों? क्या आप साहब हमें लोकसभा देखो, आपको बोलते हुए देखना चाहते हैं हम लोग। सारे नागौर के बच्चे 19 से लेके अब जब 26 आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नागौर और बाड़मेर के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात छोड़ो, वहां तो 5,000 है। तो ये नागौर कहाँ जा रहा है? आगे बढ़ रहा है। आगे किसको देख के बढ़ रहा है? वीर तेजाजी महाराज का जयकारा देश में चला गया। पहले मैंने रोका था क्या? नाथुराम जी रामनिवास जी थे ना मिनिस्टर, थे ना लोकसभा अध्यक्ष, बना लेते ना, मैं मूर्ति लगवाते। दिल्ली मना किया था कि? मैंने तो नहीं किया था मना, लेकिन मेरे आने के बाद तेजाजी महाराज का जयकारा साउथ अफ्रीका के अंदर भी लगता है, गोवा के तट पे बच्चे जहां भी जाते वीर तेजाजी की। उस जयकारे के साथ किसान कौम के जितने भी कौम है, जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम जय तेजाजी महाराज की जय। उस जय के अंदर इतनी ताकत है कि सरकारें डर जाती है। रोज सरकारों को डरा रहे भाई,
सरकार उससे लड़ भी रहे हैं, सरकार को डरा रहे हैं और आपका काम भी करा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे साथ फोटो खिंचाने से सरकारी कर्मचारी बिना बात ही डरते हैं। अगर फोटो खिंचा ले मन से तो ट्रांसफर करने की हिम्मत सरकार की नहीं है। हनुमान जी का आदमी है, ट्रांसफर कर तो बाद में तंग करेगा। ये तो तय है कि मैं जब चाहूंगा सत्ता में आ जाऊंगा। और ये अंतिम लड़ाई है 28 की। 28 तक इस राजस्थान के अंदर देख लेते हैं हम, लोगों का माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। 28 में अगर सफलता नहीं मिली, उम्र भी तो आगे जा रही है, हम भी देख लेंगे हमारे हिसाब से। लेकिन जो लोग ये घूम रहे हैं ना कि हनुमान जी के लोगों को कमजोर कर देंगे, ताकत कमजोर कर देंगे, क्यों? सिर में कोई मेरी हार नहीं हुई। मेरे यहीं से गया व्यक्ति 5,000 वोट ले गया और तमाम ताकतें एक हो गई, कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ गई। मेरा वोट तो बढ़ा, मेरे चेहरे पे 1 लाख के करीब 95,000 वोट आए। किसी के पास नहीं है 95,000 राजस्थान के अंदर। तो रोज सरकार से लड़ रहा है, 1 साल में 3-3 चुनाव लड़ना। और कभी काजल की कोठरी में रहते हुए राजनीति के अंदर आपको अगर लगे कि ईमानदार देखना है तो मेरे को देख लो, और नहीं मानो तो 3 दिन मेरे साथ रह लो। आपको पता लग जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऊपर और अलग सोच का व्यक्ति, जिसने राजनीति के अंदर रहते हुए भी एक ईमानदार नेता की छाप छोड़ी पूरे इंडिया के अंदर, जिसने 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद को ठोकर मारी। जब हरियाणा पंजाब के किसान मेरे पास आए, यूपी के किसान आए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप मोदी के साथ हो, अकाली और आप अगर मोदी को छोड़ दो तो मोदी का घमंड उतर जाएगा और किसानों के बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? बोले आपको तो राजस्थान के लोग मदद करेंगे। मैंने राजस्थान के लोगों के भरोसे मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, दिल्ली का मंत्री का पद छोड़ा। ये बैठे रमाकांत जी, पता है इन बातों को। और मैं सड़कों पर आया, 1 लाख लोगों के साथ मैंने ये हाईवे जाम किया, जो गुजरात आंदोलन के समय शाहजहांपुर का बॉर्डर जाम नहीं हुआ था। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पंगा लिया। फायदा क्या हुआ? यहाँ तो 1 सीट थी, वो भी चली गई। पहले 3 थे, 1-0 ये दिया राजस्थान के किसानों ने मुझे उस बात का सिला। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा। आज अग्निवीर का जो मामला देश के अंदर, प्रतीक बच्चों प्रतीक आज सेना के अंदर चला गया। कल मेरे पास पैरा मिलिट्री के काफी रिटायर्ड अधिकारी आए, इनके तो एक नया बिल लेके आ रहे हैं जिसमें इनके कैडर के साथ, पैरा मिलिट्री के कैडर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वो बोले कि साहब इस बिल का विरोध आप ही करोगे। मैंने कहा लोकसभा के अंदर तो जिसके ज्यादा सदस्य होते हैं बिल पास भी हो जाते हैं, और मैंने कहा हमारा काम एक बिल को फाड़ के फेंक देंगे और उधर भी फेंक देंगे, जब बाहर ही आना होगा लास्ट में, और क्या सस्पेंड हो गए बाहर आ जाओ, यही कर सकते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे पैरा मिलिट्री के लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। और अग्निवीर जिसमें बच्चों को जिस तरह आप बताओ 4 साल आप करके और फिर वापस जाओ, ये हमने संघर्ष किया, प्रयास किया कि जितना भी विपक्ष है, अगर अग्निवीर के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट होकर अगर 10 दिन लोकसभा को ठप कर दे तो देश की सरकार अग्निवीर को वापस। लेकिन विपक्ष नहीं बोलता, एक व्यक्ति बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके कौम के सबसे ज्यादा जवान है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और तमाम इलाके, इसलिए वो बोलता है। वो ये भी कहता है कि जिस तरह जाट रेजिमेंट है उस तरह आई रेजिमेंट भी बननी चाहिए, गुजरों की रेजिमेंट बननी चाहिए, दूसरी साइड तमाम रेजिमेंट बनाओ, जो लड़ाक है उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए। उसके मन में पीड़ा है, उसने देखा है कि अपनी कौम की संख्या होते हुए भी राजनीतिक रूप से हम पीछे हैं, और जो राजनीतिक रूप से पीछे होते हैं उनका कोई धनी धोरी नहीं है। देश के अंदर बहुत सी जातियां हैं जिनकी बहुत संख्या है, उनके नेता नहीं है, लेकिन बेचारों को कोई नहीं पूछता उनको। और जिनकी संख्या कम है लेकिन उनके नेता अगर ज्यादा है तो कमरों में बैठ के वो फैसले ले लेते हैं। हाई कोर्ट जज बना दिए, सुप्रीम कोर्ट जज बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, क्या पता आपको कहाँ क्या हो रहा है। मैं उस जगह बैठा हूँ जहां से देश की सरकार चल रही है। मैं उस जगह तो नहीं हूँ, लेकिन 50 मीटर दूर ही हूँ। ये बात समझदार में हो गया, और जो समझदार हो जाता है वो ज्यादा तकलीफ पाता है। इसलिए भोंदू आदमी आगे बढ़ता है। भोंदू की सरकार राजस्थान में देख लो, सारे भोंदू बैठे हैं। ऐसे भोंदू देश के तमाम स्टेट में जगह जगह मिल जाएंगे। भोंदू दिल्ली के अंदर भी बैठे हैं जो उनको अधिकारी चला रहे हैं। अब हमारे जैसे लोगों के सरकार हाथ में आ जाए, मजा को दूसरा चला सकता है क्या? वो तो डर से ही नहीं चलाएगा। उनको पता है कि अगर खाना भी गलती से किससे खा लिया तो साहब को पता लग जाएगा। ये ऐसा जो आवरण है, इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ साहब। वसुंधरा जी से कितना मुकाबला किया, आपको तो पता है कि मैडम ने कितना पीछा किया होगा। भजन लाल जी ने 2.25 ढाई साल कितना पीछा किया, गहलोत ने दोनों कार्यकाल में कितना पीछा किया, मैडम के दूसरे कार्यकाल मैं लड़ता रहा।
लड़ते 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 इस देश में बात चली कि लड़ाई का अभिप्राय हनुमान बेनीवाल है और राजस्थान में आरएलपी। आरएलपी मतलब संघर्ष का प्रतीक। आज आरएलपी का झंडा लेके 10 आदमी खड़े हो जाते हैं, सरकार डर जाती है। एसपी कलेक्टर फोन करने लगे, हनुमान जी क्या बात हो गई, बताएं साहब 10 बच्चे खड़े हैं आरएलपी वाले, टोल दो या मत दो, अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे तो देंगे नहीं तो निकाल लेंगे गाड़ियां। आरएलपी ऐसे आरएलपी वाले कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कानून हाथ में लो, लेकिन जहां मौका लगे वहां सरकार को किस बात का भैया, सरकार को लूट लिया लोगों ने, खा गए, लूट लूट के कहां चले गए, हिसाब किताब ही नहीं। प्रतीक आर्मी के अंदर गया, हमारे परिवार के साथ साथ समाज का मान सम्मान बढ़ाया, आप सबका यह आशीर्वाद है। आप ये चाहते हो कि हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं तो इनके परिवार के बच्चे आगे बढ़े। हमने बहुत परिस्थितियां देखी, मेरी माता जी बैठी मंच पे, बहुत हिम्मत वाली है कि इनके 2 बेटे एमएलए एमपी बन गए, लेकिन आज भी देखिए आप घूंघट निकाल के बैठी मेरी माँ, ऊपर यहाँ तक नहीं कि नहीं मेरे सामने मेरे कई लोग बैठे, मैं नहीं निकालूंगी। लोगों को तो थोड़ा बहुत बन जाता है, उसके बाद ही हवा के अंदर उड़ने लग जाते हैं, कैसे उनके तेवर हो जाते हैं बताइए आप। हम आपके बीच हैं, लेकिन मेरी माँ इतनी मजबूत है कि कई बार हम जब बात कर लेते हैं दुखी हो जाते हैं। मेरी माँ ने वो दिन भी देखे कि किस तरह हमारे 2 भाई चले गए थे, और इसलिए चले गए थे कि हम बीजेपी के अंदर थे और कांग्रेस ने हमारे परिवार का राजनीतिक शिकार किया। और जिन लोगों ने राजनीतिक शिकार किया उनको भी मैंने 5-5 बार हारने के बाद विधायक बनाया। मजबूरियां थी, मैंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। लोग कहते हैं हनुमान जी तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, काम कर कहाँ रहा हूँ, मेरी सरकार थोड़ी है। सरकार आने के बाद देखना, मैं बिल्कुल बदले की भावना से काम नहीं करूंगा, आप चिंता नहीं करें, एक बार सरकार बना दो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कर ही नहीं रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ बदले की भावना से। अब तुम चाहते हो किसान का साहब कितने लोग कर्जा माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बिजली, मैंने तो बिजली तो चालू कराई। क्यों सर, 8 में आया जब लोगों के जमीन में पानी था, लोग जानते नहीं थे तो साहब पानी तो है, ट्यूबवेल खोद लें क्या, कि डर क्यों लग रहा है, बोले साहब पकड़ लेंगे। कौन पकड़ लेगा, मैं बैठा हूं ना, खोदो ट्यूबवेल, लाओ सामान, चलाओ, 1000, 10,000, 50,000 पत्थर तुम्हारे खेत का निकालो। मैंने जब इनको सक्षम कर दिया, तैयार कर दिया, इन्होंने क्या किया, मुझे हरा दिया। ये सही बात है, अपने लोग समझदार नहीं है, समझदार होने में समय लगेगा अभी, और समय लगेगा जब मुझे लग रहा है तब तो पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे। हो जाएंगे तो 28 तक हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो भाई हमने तो लड़ाई लड़ ली, जगह दिया इस राजस्थान को देश के अंदर। मैं तो आपको याद होगा जब पार्लियामेंट के अंदर वो 3 लड़के कूदे थे, उस दिन उन्होंने गैस वहां स्मोक बम फेंका, सारे एमपी मिनिस्टर भागे, वो एक उसके ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर मर रहे। तभी मैं ही लड़ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, सिंगल आदमी। मुझे देख के 2, 3, 4 और आए बाद में कि अभी मर तो नहीं रहा है, तो चलो पास में। उसके बाद क्या, तो मैंने तो इस कौम का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जवानी और जिंदगी समर्पित कर दी। बच्चे छोटे मेरे, टाइम नहीं दे पा रहा हूं बच्चों को, या आप देख रहे हो सारा, क्योंकि मेरा टाइम आपका है। जब हमारे तो घर के अंदर देखो सिलेक्शन का पहला कार्यक्रम है कि हम सब कार्यक्रम हमने आयोजित किया, खुशी इजहार करें। दूसरों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको ये मानते हैं कि हमारे ही परिवार के, उनको देख के खुशी मनाते हैं, उसमें शरीक होते हैं। हम चाहते हैं कि एक मान लो मेरे घर का विकास हो जाए तो कौम का और पूरे जिले का विकास नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का विकास कैसे हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए कैसे उसको उसका हक और अधिकार मिले। इस नागौर के अंदर मैं आपको बता दूं कि नागौर की चर्चा देश के अंदर होने लग गई। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे कहा कि हुई तेजा जी कौन थे, वो बुलाया ना खरनाल, नाक रगड़वा दी, तो मैंने ही रगड़वाई। मेरे से पहले कितने लोग थे, कितने प्रधानमंत्री आए, बता दो मुझे भाई, मैंने प्रयास किया। अब कई लोग ऐसा मिंदर बनियो को नहीं, तो मिंदर तो 70 छोड़ दो, 1000 साल वीडियो बनाई तो कोई मना करियो। मैं तो अभी तो आया हूँ 50 साल पहले, 1000 साल में क्या हो गया, लोगों को प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास का परिणाम होगा। ये सुख जी परेशान हो जाए, तेजादश में मिंदर बनियो को नहीं, अरे कुछ ही नहीं बना। नागौर में तो पीने का पानी नहीं था तुम्हारे पास, 8 के अंदर भी अगर मैं नहीं होता तो पानी नोखा दैया से रूपाराम जी डूडी और लड़के इसको सीधा डीड बना उधर ले जाते, क्योंकि बीजेपी के एमएलए हम थे नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगना, 4 हम बीजेपी के थे। तो अशोक गहलोत ने कहा ऐसा करो पानी को सीधा ही वहां ले जाओ कांग्रेसियों घर जीराम बोल रखे। मैंने कहा हम मरेंगे ना तब जाएगा पानी, यही जाएगा विधानसभा के अंदर, और इधर ही लाया पानी, पहले बाद में गया वहां पे पानी, ऐसे थोड़ी जा सकता पानी। देखो मेरे हाथ में जो है वो सही है, और मैं तय कर लेता हूं ना कि मुझे इस काम को रोकना है,
तो फिर मैं रोकता भी हूँ। और 100 में से 99 नंबर चल रहे हैं मेरे, 99 है। एक आध कोई आगे पीछे होगा, वो योग नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूँ? कौम का योग नहीं, किसान का योग नहीं, और जिस दिन योग बैठ गया सब कुछ ठीक होगा। अब आप लोगों को क्या है कि मैं ज्यादा नागौर में रहा ना, तो नागौर का हर आदमी सोचने लगा हनुमान जी तो क्या रोज यहाँ बैठे हैं, तो एक बार हरा दो इनको दूर ना, तो हम जाते ही नहीं थे। बाबू जोर का कट दे, क्या जोर का नजदीक है ये, क्या रोटियां बनाओ, कटो मकान, ध्यान है कितना नंबर कोठी बनाओ रोटियां की स्थिति देखी नहीं, क्या क्या थी? तो हिस्ट्री पढ़ो पूरी। रामनिवास जी का परिवार तो फिर भी पैसे वाला था, नाथुराम जी का परिवार तो बहुत ज्यादा गरीब था भाई। हिस्ट्री ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को कि 62, 57, 50, 52 में कौन पैसे वाले थे और कौन गरीब थे, और कौन गरीब किसकी गाड़ियों में घूमते थे। वो इतिहास तुम्हें जान होना जरूरी है। यहाँ लोगों के इतिहास मैंने कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे खिलाफ भी माहौल बनाते, अरे यार ये सीधे लोगों से मिल रहे, हमारी चौधर नहीं चली, तुम्हारी नहीं चलेगी चौधर आम आदमी की चलेगी मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। हार गए जीत गए, इतना बड़ा नाम हो गया कि ये तो चलता रहेगा। गाने बन गए पूरे देश के अंदर, भैया गाने नहीं बनते हर किसी पे, गाने बन गए। और शादी के कार्डों पे गणेश जी महाराज के साथ लोग फोटो छाप रहे हैं, इससे अंदाज लगा सकते हो। ये तो क्रांति है, आंधी है, तूफान है। और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे सत्ता का सुख भोगना हो तो मैं तो कल जाके एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मंत्री बनूं। और ये फफूंदे जितनी भी घूम रही बीजेपी के अंदर, इन फफूंदों का लात मार के भगा दूंगा 10 मिनट के, एक नहीं दिखेगा आपको लागू। लेकिन मुझे लोग अंगुली उठाएंगे, वो भाग गया बीच में, ये मैं सुन नहीं सकता। बीच में नहीं भागूंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा, 28 की लड़ूंगा, उसके बाद देखूंगा। अगर राजस्थान में दम होगा 29 की लड़ लेंगे, और दम नहीं होगा तो फिर बंद कर देंगे। क्योंकि पार्टी भी पहली मैंने ही बनाई, 66 साल बाद राजस्थान में पार्टी बनाई। लोग कहते थे कहाँ है राजस्थान में पार्टी, कौन बना सकता है? अभी रोज जिद करता हूँ पार्लियामेंट में, लोकसभा के मेंबर लड़ते हैं मेरे से। पंजाब वाले कल ही कह रहे थे अरे यार क्या कुछ होना तो है नहीं वहां पे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा परेशान भैया, पंजाब की अलग हिस्ट्री थी। पंजाब हरियाणा के लोग सीधे अंग्रेजों का दिन थे, हमारे लोग तो जो अंग्रेजों का दिन थे गढ़ किले वाले, वो उनके अधीन थे। 3 नंबर पे थे हम तो डायरेक्ट अधीन भी नहीं थे, जो अधीन थे उनके अधीन थे। हमारे सारे जो यहाँ के राजा महाराजे वो अंग्रेजों का अधीन थे और अपने लोग उनके अधीन थे, तो डबल हो गया ना, एक अधीन उसका अधीन। वो हरियाणा पंजाब के लोग सीधे थे। सर छोटू राम आए, चौधरी देवीलाल आए, चौधरी चरण सिंह आए, और हमने उनके नारे हमेशा लगाए। लेकिन अब देश का किसान का बेटा तेजाजी महाराज का जयकारा भी लगा रहा है, और हनुमान बेनीवाल और नागौर का सम्मान के साथ देश में नाम ले रहा है। ये मेरी संघर्ष, तपस्या और मेरे परिवार ने जो कुर्बानी दी, वो नुकसान मेरे को ही हुआ है, किसी दूसरे को नहीं हुआ। आज माँ के पास जाके बात करूंगा ना कि किन लोगों की वजह से मेरे घर के अंदर कुछ कमी आ रही, कुछ खालीपन आया, वो कौन लोग थे, फिर भी उनको माफ किया, प्रयास किया। भाइयों अंदर बहुत सी आग है, बस आप इस बात को समझो कि हनुमान की लड़ाई कौन सी है, कब से वो लड़ रहा है, कितने साल हो गए। लोग 6 महीने नहीं लड़ सकते, 3 महीने एक थानेदार से नहीं लड़ सकते। मैंने मुख्यमंत्री से लड़ा, प्रधानमंत्री से लड़ा, और आपके लिए लड़ा, खुद के नहीं लड़ा। अब नागौर शहर आप देख रहे हो, यहाँ तो कभी कोई ढंग की सड़कें ही नहीं थी। अब जब 1 साल बाद देखोगे तो नागौर के चारों तरफ आपको अच्छी 4 लेन रोडें मिलेगी। आपका ये जोधपुर रोड जो आ रहा है, उसको पुलिया को तोड़वा के वापिस 4 लेन बनवा रहे हैं। अट्यासन से मोंडवा तिराया, विजय वल्लभ से वापस उस बाईपास तक 4 लेन, बीच वाला आपका ये 4 लेन, बीच के अंदर जो बासनी का आपका रोड, नागौर से बासनी 4 लेन। तो जितना मैं कर सकता हूँ नागौर के लिए उतना करूंगा। और अब की बार हमारा जिला, जो आपने एक दिन पढ़ा होगा कि पूरी जिले में जितनी सड़क खींवसर में अकेले में आधी सड़क, जिले की आधी खींवसर के अंदर है। लेकिन अब की बार यह आएगा कि जितनी राजस्थान में सड़क, उसकी 30% अकेले नागौर संसदीय क्षेत्र में, पूरे राजस्थान सड़क पानी। गंगानगर मानगढ़ के भी बैठे हमारे सब आए हुए रिश्तेदार, इनके वहां भी नहरी इलाका है, हमसे आगे हैं बहुत लोग। लेकिन सड़कों की, कॉलेजों की, स्कूल की स्थिति वहां देख लो। जब लोग यहाँ घूम के जाते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं, मजा आ गया साहब, सड़कें जोरदार है। ये तो कहलवाया, कॉलेज जोरदार है, नई स्कूल बना रहा हूँ दुनिया भर की। अब के अंदर से इतना पैसा टिकवाऊंगा कि हर गांव में आपको कॉलेज जैसी बहुत गांव के अंदर स्कूल मिलेगी। फिर और करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। तुम नाराज होते रहते हो, कोई कहता है कि साहब मेरे तो शादी में नहीं आए। अब एक आदमी शादी में कहा 1000 कार्ड होते हैं रोज के, 1000 जगह तो कैसे आदमी प्रकट थोड़ी होगा, जाके यहाँ हो गया कैसे होगा बताओ। अभी सामने बैठे
छोटी छोटी बातों, ये मानो कि एक बार शादी में आ गया ठीक है, और कभी आ जाएंगे दोबारा, वैसे मिल लेंगे। थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेना का। हर आदमी कहता है कि हनुमान जी बस मेरे पास आके रह जाए और मैं सब जगह मुंह मारता रहूं, समझ गया आप? हनुमान जी तो रह जाए मेरे पास और मैं घूमता रहूं सब जगह, सारे के सारे राम बनना चाहते हैं, वो सारे थोड़ी बन सकते हैं। वो तो कभी कभार एक आदमी बन गया, गलती हो गई तो गलती का सजा भी भुगत लिया आप लोगों ने। कितना बड़ा नाम कमाया मैंने। वो 40% में देश के अंदर कितनी बड़ी बदनामी, बनियान में 40% लेते हुए दिखी, फोटो दिखी कि नहीं दिखी? लोग कह रहे हो कहीं पागल है, बनियान में खा रही हो रुपया। तो अब हो गया भैया, जो होना था अब क्या करोगे? तुमने अपने हाथ से किया, किसी की गलती नहीं है, किसी समाज की गलती नहीं है, सिर्फ अपना ही समाज ने। जब गजेंद्र सिंह ने ये कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, कहां गया तुम्हारी मर्दानगी, कहां गई लोगों की? तब देश में लोग कह रहे हैं कहां नागौर की जो मर्दानगी थी कहां चली गई? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने हरा दिया जो बनियान के अंदर 40% पैसे कर। बहुत बड़ी बदनामी हुई नागौर वालों की, ध्यान रखना इस बात का। ये तो मुसलमानों ने साथ नहीं देते तो मेरे को इसमें और हराते लोकसभा के अंदर। 40% ज्योति के पास चले गए। ज्योति जी मंत्री बने, काम कराए तो करा लो काम, फिर मर्दानगी की बात मत करो। फिर ये करो कि बनियों में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं भैया, बढ़िया व्यापार करा, अपने व्यापारी बन जाओ। जाट की बात मत करो। जाट के गीत और बात करते हो तो अंदर मर्दान की भी होनी चाहिए। वो मर्दान की मेरे अंदर तो है, अब किसी के अंदर नहीं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, तो तैयार कर लेना, अब नहीं तो अब कर लेना, इंजेक्शन लगा लो, कोई लोग नहीं है तो। भाई हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा, इसी तरह चलेगा और इतिहास बनाएगा, और ऐसा इतिहास बनाएगा कि दोबारा ऐसा लड़ाका नहीं आएगा। ये तो आदत है मेरे शुरू से। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्टियां, हर जगह सस्पेंड हुआ। स्कूल में सस्पेंड, कॉलेज में सस्पेंड, यूनिवर्सिटी में सस्पेंड, बीजेपी सस्पेंड, विधानसभा सस्पेंड, लोकसभा सस्पेंड, पार्टी बना के खड़ा हो गया, नहीं बना पाए लोग। दादाजी 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 तो नौकरियां करता, गढ़ किला में ध्यान को नहीं, दादाजी कहीं काम करता, सबने जाना दादा पेट में दाणो गुणा को, दाणो जो पेट में रही वही बोले। हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा और अपनी कौम का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाएगा। चूंकि आर्मी का कार्यक्रम है इसलिए मैं जोश भर रहा हूँ आपके अंदर। भाई हमारा बेटा आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पे गया, और निश्चित रूप से नागौर के और बच्चे किस तरह सेना के अंदर जाए, नागौर के और बच्चे किस तरह आगे आए। मुझे तो वो दौर भी याद है जब आरक्षण आंदोलन की लड़ाई चल रही थी। मैं उस समय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैं घूमता था पूरे राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जाट महासभा ने मिलकर मेरा ही लोकसभा का टिकट कटाया, फिर विधानसभा का कटाया, विधानसभा में जीत जाता। धर्मेंद्र हेमा मालिनी आ गया। अब आप सुनना मैं किन से लड़ा, सुनते रहो। पड़ोसी से नहीं लड़ सकते, किसी बिजली के कर्मचारी से नहीं लड़ सकता लोग। धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए, धर्मेंद्र बोला टंकी से कूद जाऊंगा, हार गया 2500 से। बड़े बड़े समाज के डॉन राजस्थान में जो धरती को तोलते थे सब मेरे खिलाफ हो गए, मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं हिला नहीं, झुका नहीं, संघर्ष करता रहा। मेरी माँ ने वो तकलीफें देखी है, वो दौर देखा है। भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रख रखा है, भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए आशीर्वाद दिया है कि हनुमान तुम आगे बढ़ो। इस कौम के और इस प्रदेश के, देश के प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज को तुम्हारे जैसे नौजवान की आवश्यकता है जो 100% ईमानदार हो। मैं चाहूं तो इतना पैसा कमा लूं, मैं चाहूं तो इतनी ऐसा आराम करूं, हेलीकॉप्टर घर पे खड़े मिले। मैं अगर ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? फिर तो दूसरे काम विदेश में जाके मैं ही कर लूंगा जो ज्योति मिर्जा करे। मेरे से नहीं होते क्या? ज्योति के पिताजी एमएलए थोड़े थे, मेरे तो पिताजी भी एमएलए थे, तो दादाजी थे। वो तो बहुत बचपन में उसका गरीबी के दौर से गुजरा। तुम्हें नहीं पता इन बातों का, मुझे पता भाई, मैं तो उन परिवारों को नजदीक रहा हूँ। लेकिन लोगों को पता नहीं अभी भी गुलामी का क्या शौक है। भागे लोग, हरियोड़ा के जीत्यो डांग दिखे कौन, हरियोड़ा के लारे दौड़ रहे लोग, सा फला की दिमका। तो थोड़ी हिम्मत रखो, तब तो हो जाएगी बात। तब तो बजाओ डीजे पे गाने, रुको भाई, तब तो एक मिनट बेटा रुक जाए, एक बार रुक जाए, तब तो बजाओ डीजे पे गाने, तब तो करो डांस। और मजबूती नहीं है तो अपने घर में बैठा बैठा गाना धीरे धीरे सुनो और मौज करो, बात करो मत हल्ला। क्योंकि तुम्हारी गिनती जो है ना वो हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक ही है। देश बहुत बड़ा है। इस देश के अंदर संगठित होके अगर मजबूत होना चाहते हो तो अभी से एक लाइन पकड़नी होगी। जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं, जितने भी फर्जी नेता है, उनसे दूरी बनाओ। और कई लोग, ये मैं कल किसी का पढ़ रहा था, वो कह रहे साहब अपने तो अंतरजातीय विवाह करना चाहिए, तो फिर खत्म ही कर दो ना, कौन मना करा? हाँ, किसी ने अगर गलती से कर लिया वो अलग, उसकी मर्जी है। लेकिन अंतरजातीय विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। फिर तो जाति खत्म हो जाएगी। जाति किस लिए लिख रहे हो? फिर अपना नाम लिख दो, जाति खत्म कर दो। क्यों गोविंद जी बताओ, आप कल ले आओ, आप हाईकोर्ट में लगा दो कि भाई जाति खत्म कर दो।
ये जाति हम थोड़ी लाए। ये सारी चीजें, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, वो दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं, तो वो क्या करें, सीधे बेचारे जो गरीब होते हैं वो कह रहे ताली बजाओ, बढ़िया जीमन करा दिया, और साहब डोसा बनाया, क्या जीमन था, क्या डांस था, वो डांस और जीमन में ही चले जाते हैं। और पता नहीं हो क्या रहा भैया, आज मैं गलत काम करूंगा तो मुझे देख 1000 लोग करेंगे, हनुमान जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मजा आ रहा है, हनुमान जी MP है, हम करेंगे। ये IAS है, हमारे राजा राम जी मील बदाऊ समाज के अध्यक्ष है, इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो, और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। काहे के समाज के अध्यक्ष खुद ही बन गए, किससे बनाए? चुनाव हुआ क्या? खुद ही बन के बैठ गए कि कहा इलेक्शन में? बताओ मुझे। जमान जब तू 5वें-6ठे नंबर पर परिवार बुरी तरीके से रोज आ रहा है, एक आध बार कोई लॉटरी खुल गई होगी, हम समाज के अध्यक्ष, हमने ये किया वो किया, शराब बेच के यहाँ पे पहुंचे, सब जानती दुनिया कैसे धंधा क्या करते थे, साइकिल के ट्यूब में दारू बेचते थे, पूरी दुनिया जानती है। भाइयों, ऐसे लोगों को आइकन मत मानना। एक संदेश दूंगा मैं, ये नशा जो बढ़ रहा है ना, इस नशे से कैसे रोकोगे आप? 2 किलो 5 किलो 15 किलो डोडे के अंदर बच्चा पकड़ा जाता है, वकील साहब बैठे हैं 6 महीने जेल में, 1 साल जेल में। आखिर नई पीढ़ी का क्या होगा भाई? कौन रखवाली करेगा इस देश की? कोई तो करेगा। सोचना, समझना, इसमें तो आप मान लो हो सकता है कि मेरे अंदर 5% कमी भी हो सकती है, भगवान होता उसमें कमी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करो। एक आदमी जो सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक अपने लोगों के बीच रहता है, वो कब खाना खाता है कब सोता है उसका पता ही नहीं। और मैंने मेरे साथ देखे कई विधायक MP ऐसे हैं जो रोज 8 बजे पार्टियां करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, और टिकट लेके जीत के चले जाते हैं। वही वहीं बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं, कंगना रनौत भी वहीं बैठती है, मैं भी वहीं बैठता हूँ, सारे बैठ तो रहे, सारे MP के, मोदी जी भी वहीं बैठते हैं। उसी लोग कई टिकट से जीतते हैं, कई भाग्य से जीतते हैं, कई बिना संघर्ष के जीतते हैं, और कई बेचारे संघर्ष करके जीते। कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, BJP ने मुझे वैसे मारा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर भी लड़ रहा हूँ। मैं अंतिम लड़ाई फिर आपको कह रहा हूँ कि 28 की लड़ाई अंतिम है। नाराज भी हो जाना, खुद का नुकसान कर लोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होना। हमारा नाम हो गया, 6 बार मैं जीत गया, 1 बार भाई जीत गया, पिताजी रह गए, तो नाम ही होते हैं धरती पर। और क्या, जिनका हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं उनके नाम ही तो है, और क्या हुआ है? किसने किसको देखा क्या कि कौन दिल्ली पर आया, किसने राज किया, कौन किया? किसी ने लिख दिए, कागजों में हो गया। तो भाई मेरा तो देखो इतिहास बन गया, और ये इतिहास इस राजस्थान में तो किसी की हिम्मत नहीं कि हनुमान बेनीवाल जितना संघर्ष कर सके। लोग तो थानेदार जब आता तब भाग जाते हैं, और मैं जब जाता हूँ सरकार डर जाती है। तो इससे अंदाज लगा लो कि व्यक्ति हमारी कौम की रखवाली सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, UP, दिल्ली, जम्मू के अंदर भी आपके नारे लगते हुए मिल जाएंगे, गाने बजते हुए लग जाएंगे, हर शादी ब्याह के अंदर। तो प्रयास किया, तो फिर नागौर से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैं नागौर में पैदा हुआ हूं, तो नागौर के लोग ताकतवर बनो, ये मैं चाहता हूं। नहीं तो मैं फिर जयपुर से बन जाता 98 में, लिया क्यों आता? आपको जगाने के लिए आया हूं, ये नहीं मैं तो जगता रहूं और आप सो जाओ, आधी नींद में रहो, इससे नहीं चलेगा। आप सबको तय करना है, जो हो गया छोड़ो उसको। कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार नजर भी लग जाती है, आप लोगों की आदत भी है, एक बार हराते हो आप। 15 साल बाद मुझे आपने एक बार हराया मैदान के अंदर, मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हुआ। मैं पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों के लिए, किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ईश्वर ने अगर चाह तो किसान कौम का कर्जा भी देश की सरकार से मुकाबला करके माफ कराएंगे। और अग्निवीर जिसमें हमारा प्रतीक जा रहा है लेफ्टिनेंट बन के, अब जो अग्निवीर है इसको हम समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर चालू हो। मैं नारायण को धन्यवाद दूंगा, और नारायण ने बड़ी लगनता के साथ बेटे को पढ़ाई करवाई, और हमारे परिवार के अंदर बड़ा परिवार हमारा, लेकिन नौकरियों के अंदर बहुत कम बच्चे हैं। आप मुझे भी देखो, मैं भी चाहता तो कांग्रेस BJP के नेताओं की तरह पेपर आउट करा के नौकरियां लगवा देता। अभी तक 50 परिवार में लगाता कि नहीं लगाता? तो कहाँ लगवा रहा हूँ बताओ? पेपर आउट करा के थोड़ी लगा रहा हूँ, अपनी मेहनत से लग रहे हैं। अगर पेपर आउट करा के लगाता तो 15 अफसर बनवा देता। बन रहे ना, कांग्रेस के नेताओं को रोज नाम आ रहे हैं, BJP के नेताओं के, अशोक जी के खुद के OSD का नाम आ गया, सिपाही का आ गया, बोले साहब ने कहा मेरे बेटे को पेपर दे दो। तो भैया एक जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, अगर इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप करोगे, इसकी चिंता मैं करूंगा।
मेरी चिंता आप करोगे और राजस्थान की चिंता मैं करूंगा। अगर मेरी चिंता आप नहीं करोगे तो मैं चिंता कैसे कर पाऊंगा। ये तो अच्छा रहा एमपी बन के मैं रह गया, नहीं तो आपके भरोसे तो विधायक तो खाली कर ही दिया आपने। घर बिठा देते आप लोग, दीदी दीदी करते ऐसे 35-40% तो चले गए थे। याद करो कैसे गए। सरपंचों ने कसम खाई खड़े होकर कि हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। सब ज्यादा मदद कौन करता है? तुम्हें ईमानदारी का पाठ किसने पढ़ाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? हेड कांस्टेबल आता था, भाग जाते थे। पुलिस की गाड़ी गांव में आती थी, पूरा गांव खाली हो जाता था। खरनाल गांव के अंदर सुख जी बैठे, मुझे याद है 2005-6 का किस्सा। पूरा गांव भाग गया था जब पुलिस की गाड़ी आई। पूरा गांव सड़क खेतों के अंदर, अरे पकड़ ले पकड़ ले। तुम्हें मजबूती दी है मुझे अगर कमजोर करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और मैं कमजोर होने वाला भी नहीं हूँ। आप मुझे पूरा नहीं समझ पाओगे, कभी पूरा समझ पाओगे ना तब तक समय निकल जाएगा। इसलिए पूरा समझो, मजबूती दो। और मेरी मजबूती के अंदर किसान कौम की मजबूती है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक व्यक्ति जिसने लोकसभा के अंदर ये कहा कि जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, माली, मुस्लिम, अब सारी जातियों का नाम ले रहा हूँ, इनका हाईकोर्ट जज बनाओ, इनका ये बनाओ वो बनाओ। मैं तो सारी जातियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। काश दूसरी जातियों के नेता भी ये कहे जाट विष्णु हमारा नाम ले। नहीं ले रहे भाई, मैं ले रहा हूं सबके नाम। मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत की बात भी करी। इनको भी आरक्षण दो आर्थिक आधार पर। कहां मिलेगा ऐसा नेता? अब लोग हैं, अरे साहब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोगों की करने की ताकत नहीं है। रिचपाल जी कई बार सही कहते हैं बेचारे। वो कहते भाई मैं तो लड़े जैसा हाँ कोने, और लड़े जैसे मजबूत आदमी बड़ा मरता माए पड़ा। मैं तो खुद ही कह रही हो, कह रहे मैं तो मरता माए पड़ा, मैं तो बंगती होड़ कौन कर सका। एक मामला हो जिसका में 6 बार पार्टी बदलनी पड़ गई। वो कहते हैं तो कई बार क्या उनकी वो बातें भी सुनो आप जो उनके मन से निकलती। कोई इनको लिख के देता है, कौन बोल देते, मन से भी कह देते। तो ये सारी बातें बच्चों आपके सामने लंबा भाषण हो गया मेरा। प्रतीक को बहुत बहुत बधाई, नारायण को बधाई कि इसके बेटे ने हमारा सबका, समाज का, परिवार का और जिले का मान और सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप से आर्मी के अंदर रहते हुए मजबूती के साथ नए बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा और गाइडेंस भी समय समय पे हमारे नागौर और राजस्थान के बच्चों को जहाँ जहाँ पढ़ा इसकी स्कूलिंग हुई। इसके दोस्त भी खूब सारे तादाद के अंदर आए, उनको भी धन्यवाद। दोस्तों को, मेरी माता जी को सबसे बड़ा कि आज भी हमें ताकत देती रहती है। मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, इंदिरा बावरी जी हमारी एमएलए साहब, आप बताए हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई तब इंदिरा जी विधायक बनी। इंदिरा जी पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन विधानसभा में कैसे बोल रही थी। अगर ये सब लोग, अनिल बारूपाल अब की बार बोला मैं तो नहीं आऊंगा रात को, नहीं तो एमएलए बनता, नहीं आया, इसकी मर्जी, इसके किस्मत का वो था, बन जाता। दूसरे को लाया, उसने इससे बात नहीं की, मैंने कहा भाग, वो भी भाग गया, रह गया, हार गए चुनाव। भाई अब देखो सुनो, मुझे नहीं बदल सकते आप लोग, दिमाग से निकाल दो, मेरे को आप नहीं बदल सकते। कोई सोचे कि मैं हनुमान को अभी रातों रात बदल दूंगा, भूल जाओ, 50 साल क्रॉस कर लिया, मुझे नहीं बदल सकते। मेरे साथ आपको चलना है, और या फिर मेरे से अच्छा आदमी ले आओ, मैं सो जाऊंगा, उसके साथ हो जाओ। ऐसे नहीं हो सकता हनुमान जी को बदल देंगे। हनुमान जी को बदल के क्या करोगे? रेवंत राम को लाओगे, लाए ना अभी बदल के, और ज्योति को लाओगे, दीदी को ले आए, दीदी को कर लिया ना। ये दीदी लड्डू खा रहे रमाकांत जी, घना ही वोट दे रहे हैं दीदी पे, बैठे खुना माए देख, दीदी इनके पीछे पुलिस दौड़ा रही सबके। मैं हूं, मेरे घर आया माँ जाया, जो घर पे आ गया और जिसने फोन कर दिया भाई साहब ध्यान रखना, रख लिया। और मैं सिर्फ जो हकीकत के अंदर बदमाश है उनका पीछा करता हूँ। अभी यार कई बार वोट नहीं देते लोग, अगली बार दे देंगे रोज। अब मेरे परिवार को सबने वोट दिए, फिर पिछली बार बीजेपी से अलायंस था तब सारी जातियों ने दे दिए, और जो बची हुई थी मुस्लिम वगैरह अब की बार दे दिए। पूरे हो गए ना बिरती चंद जी, सारी जातियों ने नागौर में मुझे वोट दे दिए। इसलिए आपका अधिकार हो गया कि हनुमान जी हमारे नेता है, और मेरे घर पे जो कागज आते हैं उसको पढ़ोगे ना आप, प्रत्येक व्यक्ति सीधी बात करता है, मेरे ये सड़क अभी बनाओ, उनका विश्वास देखो। उनको पता नहीं कि एमपी के पास सड़कें बहुत मुश्किल, दिल्ली की सड़कें तो ले आते हैं, अब ढाणी गांव की सड़कें कहां से लाएंगे? अरे साहब 2 किलोमीटर टुकड़ो बार को बार भरण, हमारे ब्याह है अकत, बात को सवाल करना पड़ी। मैं कहता हूँ ठीक है, प्रयास करता हूँ कहीं न कहीं जुगाड़ हो जाए, उसकी बात रह जाए। प्रयास करने में कोई कोर कसर मैंने नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि हमारा नागौर आगे बढ़ रहा है, और नागौर को पूरा राजस्थान फॉलो कर रहा है, पूरा देश फॉलो कर रहा है। लेकिन अब आप दोबारा चूक मत करना, नहीं तो 15-20 साल और बात तो जानो, उम्र कितनी 300 साल तो है, उम्र तो लिमिटेड हुआ है। इन बातों का सबको ध्यान रखना। देखिए ये बच्चे हमारे पास छोटे छोटे थे, ये बड़े हो गए, नौकरी लग गए, तो समय तेजी से भाग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे 18 साल तो एमएलए एमपी बनते हो गए, कितना तेजी से समय भागा। 18 साल आदमी अगर सरकार में रह जाए
तो बहुत ही अलग तरीके से हो जाए, लेकिन तेजी से समय भागा और सेवा के अंदर समय भागा। आज आया, कल जाऊंगा, परसों वहां दिखूंगा, फिर आपके बीच कहीं 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 लड़ता हुआ, आपको जगाता हुआ, प्रत्येक जाति के लिए सड़क पे, सदन के अंदर, लोकसभा, जहां भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, जिस नेट पे भी प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हूँ। लोग कहते हैं कि तो एक जाति के नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप तमाम जगह देख सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना है तो देखते हो सारी चीजें, सोशल मीडिया पे सारी चीज आ जाती है। मेरी जाति के बहुत से लोग नाराज है कि हमारे खिलाफ ट्वीट कर दिया, हमारे मुलजिम पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया। और जो समाज मुझे गालियां देते हैं, जब उनको भी धमकियां मिलती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले बयान देता है, सबसे पहले आगे आता है, वो कहता है नहीं, कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, नहीं, किसी बदमाश को अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को मारे, वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसे कोई बदमाश नहीं मार सकता। ये कानून का राज है, ये गुंडों का राज नहीं। राजस्थान का, हम राजस्थान को ठीक करना चाहते हैं, इस दिशा के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अब मुझे खींवसर में हराने के बाद मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि अब की बार सारी सीटें इनको दे दें। अब ऐसा सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत, दिस है को नहीं गाल मन में कि अगर और हराना क्या करना, बोला नहीं, सब ठीक है, देख लेंगे अभी कैसे क्या उसको आगे। सबको धन्यवाद, सब लोग आप पधारे। और अब 5 मिनट का जो कार्यक्रम रहेगा, आप सब लोग जो जो फोटो कराना चाहेंगे, जो मिलने के लिए सब आए, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि इस पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर जितने भी अधिकारीगण, डॉक्टर, इंजीनियर, सरपंच, हमारे चेयरमैन, प्रधान, जितने लोग मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग, उन सबको पुनः धन्यवाद। और आप सबका धन्यवाद का आपने लंबे से 7 बजे से लगातार आप लोग 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें आशीर्वाद आप हर रूप में कहीं न कहीं देते रहें हमेशा। आज नहीं 50 साल हो गए मेरे परिवार को मदद आप लोगों ने की, उसका परिणाम ही है। लेकिन मेरा लक्ष्य इस राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा कैसे बैठे। मैंने ये भी बयान दिए थे कि अगर दूल्हा कोई अच्छा हो तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये बयान मैंने दिए, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है, ये आप भी देख रहे हो, दूल्हा नहीं मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष जारी रहेगा, आप आशीर्वाद देते रहना। हमारी इच्छा थी, मेरा एक बयान था कि मैं राजनीति में फिट नहीं हूं, मुझे फौज में रहना चाहिए। फौज में रहने का मतलब कि कहीं टैंक, गोले बारूद जहां भी हो चला दो, साला कौन पूछ रहा, चला फटाफट करा फायरिंग, तो वो रहा नहीं मैं, तो प्रतीक जा रहा फौज के अंदर। राजनीति में तो मेरा मामला बेट जितना है, मैं जितना करना चाहता हूँ शायद उतनी सफलता नहीं मिल रही, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा मूड या मैं जो माइंड है वो आर्मी के लायक। आर्मी मतलब जो किसी की नहीं सुनती, अच्छी बात है। और आप सबका आशीर्वाद है, सेना के अंदर हमारे परिवार का बेटा गया और आगे भी जितने परिवार के बच्चे और दूसरे बच्चे जो आए, सबको अलग अलग फील्ड के अंदर जहां आपका मन हो। देखिए देश सब, प्रत्येक सेवा व्यक्ति अलग अलग देता, कोई सामाजिक सेवा करता, नौकरियां सब कुछ नहीं होती, सामाजिक सेवा, अलग अलग नौकरियां, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, ये तमाम। आप नर्वस नहीं हो, कई लोग कहते हैं सेना की बात करो। सेना जो देश का गौरव है। जब अभी थोड़ा सा मामला हुआ था अपना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, तब टेलीविजन खोल के आप सब देख रहे थे, सबकी नजरें कहां थी, सेना पर। सेना लड़ रही है हमारी सेनाओं ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। भारत की सेना वर्ल्ड की सबसे टॉप सेनाओं के अंदर एक है। और निश्चित रूप से हमारे किसान के बेटे हमेशा वहां पे मजबूती के साथ डटे हुए। और हमारे समाज की तो रेजिमेंट उस समय अंग्रेजों ने बनाई, जाट रेजिमेंट, जय भगवान जाट बलवान के नारे के साथ वो लड़ते हैं। और तमाम जो रेजिमेंट है सेना के अंदर, वो तमाम रेजिमेंट समय समय पे लड़ाई लड़ती रहती है और सबको समय समय पे उनकी लड़ाई के अलग उनके मेडल भी मिलते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिलता है, परमवीर चक्र भी मिले हमारे यहाँ पे। बहुत सा संघर्ष हमारे लोगों ने आजादी से पहले, आजादी फौज के अंदर भी हमारे राजस्थान के लोग थे सुभाष चंद्र जी बोस के साथ, तो विश्व के अंदर लड़ाई लड़ने गए। आज भी जब दूसरे देशों में शांति की आवश्यकता पड़ती है, हिंदुस्तान समय समय पे श्रीलंका से लेकर तमाम जगहों पे अपनी सेना को भेजता है। तो हिंदुस्तान की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना इसको कह सकते हैं। बस थोड़ा सा वातावरण ठीक हो जाए देश के अंदर, ये आपसी जो ऊंच नीच का भेदभाव और जो ये अमीरी गरीबी की खाई देश के अंदर कैसे, आज हालात क्या है, अब लंबा भाषण हो जाएगा। गैस सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, आम आदमी की कौन रखवाली कर रहा है, घोटाले घपले हो रहे हैं, जांच कौन कर रहा है बताओ मुझे, इनकाउंटर हो रहे हैं, कौन परवाह कर रहा है, जिनका होना चाहिए उनका हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, उनका इनकाउंटर हो रहा है, कौन बोल रहा है मेरे भाई। तो
एक आवाज आपकी है, उस आवाज को आप ताकत दें, और ताकत नहीं दे सको तो आशीर्वाद दें। और कम से कम मेरे समाज के और एससी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वोट नहीं दो तो कम से कम गुहाड़ में बैठा तो को कि लड़ाई तो जोर की लड़ाई, तो मेरे को कम से कम खुशी तो मिले। तो और तो कोई लड़ने वाला आएगा नहीं, तो अवतार थोड़ लेगा, आके रात को आ जाएगा अवतार ले लेगा। इसलिए भाइयों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। लंबा समय हो गया। प्रतीक को पुनः बहुत बहुत बधाई, नारायण को इस बात की बधाई कि बड़ा आयोजन नारायण ने किया। और मेरे परिवार में भी बड़ा आयोजन, मेरी शादी के बाद कोई हुआ ही नहीं, 2009 में हुआ था, उसके बाद बड़ा आयोजन नहीं हुआ। तो इसको तो एक आप देखें, ये आयोजन अभी आप सब लोगों को याद किया, लेकिन जल्दी कोशिश मैं करूंगा कि साल भर के अंदर एक बड़ा आयोजन नागौर के अंदर हो, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से लोग नागौर की ओर आए और आप सब पूरे 2 दिन तक सब लोग हम मिलके बातचीत भी करें। वो आयोजन कैसे होगा, क्या होगा, उसकी भी रूपरेखा अपन बैठ के करेंगे। बहुत से लोगों को मंच पे बिठाने की इच्छा थी, वैसे तो मंच और इसमें कोई अंतर नहीं, सब पारिवारिक लोगों, पारिवारिक कार्यक्रम है। अब सबको बधाई, धन्यवाद, नारायण को, इनके बेटे को बधाई, और सारे जो आशीर्वाद देना है इनको सबको धन्यवाद। मैं हमेशा आपके लिए लगा रहूंगा। नागौर को आगे लेके जाएंगे, राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। ये मेरी मन की कुछ पीड़ाएं थी, वो मैंने यहाँ बताई आपको कि मेरे मन के अंदर ये पीड़ाएं हैं, और मैं दूसरे पॉलिटिकल लोगों की तरह नहीं हूं। अगर मुझे राजनीति ही करनी होती तो मैं सत्ता का सुख भोगता, एक बार इस पार्टी में और एक बार इस पार्टी में, एक बार इसमें एक बार इसमें, और आराम से लोग वोट देते जाते। 20-30 साल तक लोगों को ही पता नहीं चलता, उसके बाद उठते हैं 30 साल बाद, तो तुम्हें कर लेता राजनीति पूरी पूरी। लेकिन मुझे आपकी चिंता है, आपके बच्चों की चिंता। देखो बच्चे भाग भाग के मेरे पास आते हैं ना, किसी नेता के पास नहीं जाते, बच्चे आते हैं गोदी में बैठ जाते हैं। बिठा लो नेताओं को, रेवन्यू जी को बिठा लो, अगर एक बच्चा पास चला जाए, बच्चा क्या 40% 40 कराए तो फिर, तो भाई आप सब लोग आशीर्वाद देते रहो, आपका बना रहा आशीर्वाद। अब जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी, कुछ डॉक्टर आए हैं, कुछ और लोग हैं, वो भी फोटो खिंचाना चाहेंगे। आप लोग सब अपना फोटो सेशन जारी रखें। प्रतीक के दोस्त भी आए, वो सब फोटो कराएंगे। और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन का आप सबको बधाई। और आगे फिर एक बड़ा कार्यक्रम आगामी 1 साल 1.5 साल में अपन रखेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि बड़ा प्रोग्राम, दूसरों को प्रोग्रामों में जा रहा हूँ, एक प्रोग्राम और हमारे परिवार का बड़ा हम कैसे करें। धन्यवाद, जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एमपी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये जो स्वागत की कड़ी है ये चलती रहेगी, लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा और कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज की ये कार्यक्रम सचमुच बहुत ही खास और यादगार है, क्योंकि आज हम 2 खुशियों का जश्न एक साथ मना रहे हैं। एक तरफ हमारे बीच एक ऐसा गौरवशाली पल है जब हमारे परिवार समाज का एक बेटा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ एक आदर्श दंपति अपने वैवाहिक जीवन की सिल्वर जुबली मनाने जा रही हैं। जोरदार तालियों के साथ इस डबल खुशी के लिए आप सभी शामिल हों, मेरा निवेदन है।